बूगी बूगी टीवी। क्रिसमस केक ले लो भाई साहब, क्रिसमस केक ले लो। लेकिन कोई उससे क्रिसमस केक खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे थे, उसके हाथ में घाव था। लेकिन उसमें हरिहर की क्या गलती है? इस उम्र में भी उसे घर चलाना पड़ता है। घर में उसकी बूढ़ी बीवी है और उसका पोता सुरेश अपाहिज है। हरिहर हर रोज घर में केक बनाता है और फिर रास्तों में केक बेचता है। आज भी वो वही कर रहा था। इतने में एक अमीर लड़का वहाँ आया और हरिहर से बोला, ए बुड्ढे, तू यहाँ केक नहीं बेच सकता, ये इंसानों का इलाका है। इंसानों का इलाका? मैं भी तो इंसान ही हूँ साहब। तू इंसान है? इंसानों के शरीर में जानवरों जैसे घाव होते हैं क्या? जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस लड़के ने हरिहर को एक थप्पड़ मारा और उसे भगा दिया। हरिहर ने रोते हुए अपने मन में ही कहा, क्रिसमस की खुशियाँ केवल अमीरों के लिए ही है। गरीब लोग कभी खुश नहीं हो सकते। इस दुनिया में गरीब होना एक पाप है, पाप। हरिहर का एक भी केक नहीं बिका। वो खाली हाथ घर चला गया। उसकी बीवी बिमला ने कहा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं? सुरेश की दवाई भी खत्म हो गई है। मेरे पास पैसे भी नहीं है बिमला, आज एक भी केक नहीं बिका। कोई बात नहीं, आज खाली पेट सो जाएंगे। सुरेश ने बहुत मुश्किल से कहा, हाँ, और मैं एक दिन दवाई नहीं खाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा दादाजी। तीनों खाली पेट सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह बिमला ने देखा कि घर में चूहे भरे पड़े हैं और चूहों ने मिलकर सारा केक खत्म कर दिया है। बिमला चिल्ला उठी, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? अब क्या होगा? सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब केक भी नहीं रहे, पैसे कहाँ से आएंगे भगवान? सभी चिंता में पड़ गए और 2 दिन के बाद क्रिसमस है। इन दिनों केक की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और हरिहर के पास नए केक बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। उसने उधार लेकर केक बनाया था। अब उधार का पैसा कैसे चुकेगा? वो लोग तो आज ही पैसे मांगने आएंगे। दोपहर को एक आदमी पैसे मांगने के लिए चला आया। हरिहर ने उसे सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर वो गुस्सा हो गया। हर बार एक ही चीज करता है तू, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पैसे दे या फिर घर छोड़कर चला जा। दे। घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? घर में एक अपाहिज बच्चा है। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। तेरा पोता अपाहिज है तो उसमें मैं क्या करूं? जा भाग यहाँ से। उस आदमी ने हरिहर और बिमला को मारना शुरू किया और मारते हुए तीनों को घर से निकाल दिया। रास्ते में बैठकर तीनों रोते रहे। बिमला ने रोते हुए कहा, क्रिसमस में सेंटा सब लोगों को कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन हमसे तो सब कुछ छीना जा रहा है। ये कैसा क्रिसमस है? क्या करें बिमला, हम गरीब हैं ना, गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद तीनों भूख से तड़पने लगे और बारिश शुरू हुई। तीनों बारिश में भीगने लगे। इतनी ठंड में बारिश में भीगने के कारण सुरेश की तबीयत खराब हो गई। किसी तरह भी अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन कैसे ले जाएं? हरिहर ने सुरेश को कंधे पर बिठा लिया और अस्पताल की ओर चलने लगा। अस्पताल में पहुंचते ही अस्पताल वाले पैसे मांगने लगे। पैसे न होने के कारण तीनों को बाहर धकेल दिया गया। देर रात तक सुरेश बीमारी से तड़पा और उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसने देखा कि आसपास के सभी अमीर घर के बच्चे कितना कुछ खा रहे हैं, नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। एक बच्चे ने उसके पिता से कहा, पापा पापा, मुझे वो खिलौने चाहिए, वो केवल 1000 रुपए का है, मुझे दिलाओ ना पापा। उसके पापा ने बड़ी आसानी से उस बच्चे को 1000 रुपए का खिलौना दिला दिया। ये देखकर सुरेश भी उस आदमी से खाने के लिए पैसे मांगने लगा। अंकल, मुझे 10 रुपए दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। लेकिन उस आदमी ने सुरेश को ठुकरा दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जा भाग यहाँ से अपाहिज कहीं का। सुरेश बहुत दुखी हो गया। हरिहर उसे लेकर फुटपाथ पर सो गया। अब से यही हमारा घर है। ऊपर जो आसमान है वही हमारे घर की छत है। लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया और उसने कहा, यहाँ से उठ जाओ, तुम लोग यहाँ नहीं सो सकते। बिमला ने कहा, क्यों साहब, हमारे पास तो जाने की कोई जगह ही नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, यहाँ फुटपाथ पे क्रिसमस ट्री लगाया जाएगा, यहाँ से चले जाओ। पुलिस ने उन तीनों को भगा दिया। सुरेश सेंटा को बुलाने लगा।
सेंटा, मैंने क्रिसमस में कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूँ। हम लोगों की परेशानी दूर कर दो सेंटा, हमें बचा लो। रात भर ऐसे दर दर भटकने के बाद सुबह हुई। कल क्रिसमस है, लेकिन इन तीनों के पास कुछ भी नहीं है। क्रिसमस से पहले सेंटा अपनी सवारी लेकर घूमने निकलते हैं। आज भी वो घूमने निकले हैं। मैं सेंटा हूँ, मैं लोगों को तोहफा देता हूँ, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि आखिर किसको किस चीज की जरूरत है। जरा देख लेता हूँ। सेंटा इधर उधर घूमने लगे और घूमते हुए उसने हरिहर, बिमला और सुरेश को रास्तों में घूमते हुए देख लिया। हरिहर तब डस्टबिन में खाने की तलाश कर रहा था। डस्टबिन में अमीर लोग बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। हाँ, मुझे यहाँ खाना मिल सकता है। सेंटा ये देखकर भावुक हो गए। ये परिवार तो बहुत गरीब है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जरा इनकी परीक्षा ले लेता हूँ। सेंटा गायब हो गए और एक बच्चे के रूप में धरती पर आ गए और भीख मांगने लगे। कुछ दे दो ना साहब, बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो ना साहब। उधर हरिहर को एक ब्रेड का पैकेट मिला। वो खुश हो गया। अरे, इस पैकेट में 6 ब्रेड है, हम तीनों दो दो करके खाएंगे। उधर सेंटा बच्चे के रूप में भीख मांगने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि आसपास के अमीर लोग तो उसे एक पैसा भी भीख में नहीं दे रहे। सब लोग क्रिसमस ट्री खरीदकर सेंटा से और भी बहुत कुछ मांगने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक गरीब की मदद करने के लिए उनके पास एक पैसा भी नहीं है। अजीब दुनिया है, जिसके पास सब कुछ है वो ज्यादा चाहता है। नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। और उसके बाद सेंटा भीख मांगते हुए हरिहर के पास जाता है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दीजिए ना। हरिहर ने रोते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारी तरह ही हैं, हमारे पास तो घर भी नहीं है। एक ब्रेड का पैकेट है हमारे पास, आओ उससे मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, आओ ना, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ये लो, एक ब्रेड तुम्हारा और एक ब्रेड मेरा। सुरेश ने एक ब्रेड सेंटा को दे दिया। सेंटा की आंखों से आंसू निकल आए और तभी एक चमत्कार हो गया। सेंटा अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे ये क्या, सेंटा आप? हाँ, मैं परीक्षा लेने आया था। मुझे अमीर लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों के पास कुछ ना रहते हुए भी तुमने मुझे खाने को दिया। तुम में इंसानियत अभी बाकी है। इसीलिए इस साल के क्रिसमस में मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा घर देता हूँ, उसके साथ बहुत सारा धन दौलत भी देता हूँ। और सुरेश, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर सेंटा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और फिर सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया। उन लोगों के पास बहुत सारी धन दौलत और एक बड़ा सा घर भी आ गया। सेंटा गायब हो गए। इस तरह सेंटा ने क्रिसमस पर एक गरीब परिवार की मदद की। दोस्तों, हम लोग भी ऐसे ही किसी गरीब परिवार की मदद करके उनके लिए सेंटा बन सकते हैं। आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्या बात है जी, आज तो आप कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हो। मुझे बताओ ना। उदासी की तो बात है ही। मैं कितना लाचार हूँ कि तुम्हें कोई भी खुशी नहीं दे सकता। काम धंधा कुछ नहीं है, चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहता है। क्यों परेशान होते हो? हमारा समय जरूर बदलेगा। आप देखना, हमारे पास भी सब कुछ होगा। तुम भी सोचती होगी कि किससे शादी करके अपने कर्म फोड़ लिए। आप ऐसा मत सोचो, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। गरीबी है तो क्या हुआ, आप मेरे साथ तो हो। केशव यूं ही उदास बैठा होता है और सुमन पास के कुएं से पानी लेने जाती है, पर जब तक वहाँ पहुँचती है तो कुएं में पानी खत्म हो जाता है। हे भगवान, आज तो पानी भी खत्म हो गया। घर पर तो पानी भी नहीं है, अब घर कैसे जाऊं? वहीं खड़ी एक औरत ये सुनकर बोलती है, क्या हुआ सुमन, क्या सोच रही है यहाँ खड़ी खड़ी? पानी लेने आई थी पर पानी खत्म हो गया, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा। हाँ, आज पानी जल्दी खत्म हो गया, अब तो इसमें सुबह ही पानी आएगा। एक काम क्यों नहीं करती, पास के जंगल में जो नदी बहती है वहाँ से पानी ले आ, बड़ा मीठा पानी है वहाँ का। अच्छा, अभी जाती हूँ। सुमन मटका लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। वहाँ नदी का पानी चमचमा रहा होता है। जैसे ही वो पानी भरने के लिए झुकती है तो उसकी नजर उसमें तैरने वाली मछलियों पर पड़ती है। ये सब देखकर
अरे यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और ये कितनी साफ सुथरी भी है। पानी इतना अच्छा है तो मछलियाँ भी तो अच्छी होंगी ना। सुमन जब मछलियों को देखती है तो उसके मन में विचार आता है और वो भागी भागी अपने घर जाती है। क्या हुआ? तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? क्या बात है? अरे अरे बात ही कुछ ऐसी है। मैं पास के जंगल की नदी से पानी भरने गई थी। वहाँ का पानी बहुत साफ है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। अरे क्या बात है? बात ये है कि उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको देखकर मेरे मन में एक उपाय आया है। क्यों ना हम मछली पकड़कर उसको बाजार में बेचें? आजकल बारिश का मौसम है और नदी पानी से पूरी तरह भरी हुई है। उसमें बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी और हम 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। तुम बात तो सही कह रही हो। मैं कल ही उस नदी में मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा। केशव अगली सुबह मछलियाँ पकड़ने जाता है। वो जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और उन्हें बाजार में बेचता है। इससे उसे बहुत मुनाफा होता है और वो खुश होकर अपने घर पहुँचता है। आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला हुआ है, क्या बात है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे मछली पकड़कर बेचने का उपाय ना बताती तो आज मेरे चेहरे पर ये मुस्कान ना होती। आज तो बाजार में मेरी मछलियाँ बहुत बिकी है। ये आज का मुनाफा रख लो। अगर इसी तरह से तुम मछलियाँ पकड़कर बेचने लगे तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। केशव को मछली बेचते सिर्फ एक ही दिन हुआ था। उसी बाजार में एक रमन नाम का मछली व्यापारी मछली बेचा करता था। उसकी बीवी का नाम पूजा था। वो दोनों केशव के मछली बेचने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अरे भाग्यवान, ये केशव ने मछली बेचने का विचार कैसे बना लिया? इस पूरे बाजार में तो मैं ही मछलियाँ बेचा करता था। अगर केशव इसी तरह से मछलियाँ बेचता रहा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। आप फिक्र क्यों करते हो? मैं आपके धंधे को चौपट नहीं होने दूंगी। जल्दी हम कोई उपाय निकालेंगे जिससे केशव को मछली बेचना भारी पड़ेगा। हाँ है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हम उसकी मछलियों पर मौका पाकर जमाल गोटा छिड़क देंगे, जिसकी वजह से वो पूरे बाजार में बदनाम हो जाएगा। रमन पूजा ऐसा ही करते हैं। वे मौका पाकर उसकी मछलियों पर जमाल गोटा छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मछलियाँ जो भी खाता है वो बीमार हो जाता है और केशव पूरे बाजार में बदनाम हो जाता है। ये सब देखकर एक व्यापार शुरू किया था, वो भी ना जाने कैसे गलत हो गया। मेरी वजह से इतने लोग बीमार हो गए। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। केशव के घर न आने पर सुमन उसे ढूंढती हुई उसी नदी के पास पहुँचती है जहाँ से वो मछली लेकर आया था। केशव वहाँ चुपचाप बैठा होता है। सुमन उसके पास बैठ जाती है। तभी केशव कहता है, मेरी वजह से सब लोग कितनी तकलीफ में हैं। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। पागल हो क्या? किसी और की गलती पर तुम क्यों अपने आप को गुनहगार समझ रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। ये सब हमारे पड़ोसी रमन और उसकी बीवी पूजा का किया धरा है। उसने आपकी तरक्की से जलते हुए आपको बदनाम करने की कोशिश की है। रमन? अरे उसको तो मैं कितना अच्छा समझता था। उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसको उसके किए की सजा मिल जाएगी। आप बस घर चलिए। सुमन केशव को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसे घर से ना निकलने की हिदायत देती है। वो कुछ मुर्गियाँ ले आती है और उन्हें ऊपर के एक कमरे में बंद कर देती है। कुछ दिन बाद जब रमन और रमन की बीवी केशव को नहीं देखते हैं तो उन्हें खलबली मचती है और अरे ये केशव बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। उसका धंधा क्या चौपट किया? तब से उसके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। आखिर कहाँ चला गया? कहीं और कोई धंधा करना तो शुरू नहीं कर दिया उसने? उस केशव के बस की कुछ नहीं है। बस उसकी बीवी बहुत चालाक है। तुम चिंता मत करो, मैं उसकी बीवी से बहला फुसलाकर बात निकलवा कर लाती हूँ। ध्यान से जाना, उसको तुम्हारे इरादों का पता ना चल पाए। पूजा सुमन के घर पता लगाने पहुँचती है पर सुमन उसके इरादों को भांप जाती है। अरे बहन, बहुत दिनों बाद याद आई। आओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। केशव भाई साहब बहुत दिनों से नहीं दिख रहे। क्या उन्होंने कोई दूसरा व्यापार शुरू किया है? मछली के व्यापार में तो उन्हें बहुत घाटा हुआ था। सही पहचाना बहन, उन्होंने अब मछलियों का व्यापार छोड़कर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। वो छत पर सब्जियां उगा रहे हैं। सब्जियां उगा रहे हैं? पर मुझे तो मुर्गियों की आवाज सुनाई दे रही है। अरे बहन पूजा, बादल हो रहे हैं तो मुर्गियों ने सोचा होगा कि अभी दिन निकला है, इसलिए अजान लगानी शुरू कर दी है।
हाँ हाँ सही कह रही हो, अब मैं चलती हूँ, रमन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पूजा अपने इरादे कामयाब होते सोचकर बहुत खुश होती है और रमन को जाकर सारी बात बताती है। रमन भी उसकी नकल कर सब्जियां लगाने की सोच बैठता है और अपनी छत पर बहुत सारी मिट्टी डालकर उसके अंदर बीज बो देता है। मछलियों में इतना मुनाफा कहाँ हो रहा था, अब तो मैं सब्जियां बेचूंगा और देखना हर कोई मेरी ही सब्जियां खरीदेगा। केशव अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है ना, वो सोच रहा होगा कि सब्जियों का विचार तो किसी के मन में नहीं आ सकता, पर मैं भी उससे कम नहीं हूँ। रमन जब अपनी छत पर सब्जियां उगाता है तो सब्जियों की जड़ें उसकी छत को तोड़कर नीचे तक आ जाती हैं, जिसकी वजह से बारिश में छत टपकने लग जाती है। उधर केशव अपनी मुर्गियों के अंडों को बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाता है और कुछ ही दिनों में एक बंगला और एक गाड़ी खरीद लेता है। वो उस गाड़ी में सवार होकर रमन के घर के आगे से निकलता है। ये सब देखकर अरे ये तो केशव है, ये तो इतना अमीर हो गया कि इसने गाड़ी भी खरीद ली और हमारी तो यहाँ छत टपक रही है। कैसी हो पूजा भाभी, तुमने क्या सोचा कि हम अपना राज तुम्हें दे देंगे? अरे मैं सब्जियों का नहीं बल्कि मुर्गियों का पालन कर रहा था। मुर्गियों के अंडों को बेचकर मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि अब मेरे पास बंगला गाड़ी है और तुमने मेरी होड़ की और अपने घर को ही तोड़ दिया। किसी ने सही कहा है कि लालच बहुत बुरी बला है और दूसरों की कामयाबी से जलना तो और भी बुरी बात है। रमन और पूजा केशव की कामयाबी से जलकर उसकी होड़ करने के पीछे अपना घर भी बर्बाद कर चुके थे। अब वे रोड पर आ गए थे क्योंकि तेज बारिश की वजह से सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी। उनकी मेहनत, पैसा और वक्त तीनों बर्बाद हो गए थे। केशव ने हमें सबक सिखा दिया है कि हम किसी का बुरा करने जाते हैं तो हमारा ही बुरा होता है। हम तो घर से भी बेघर हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? रमन के पास अब पैसे भी नहीं थे और केशव अब अमीर होकर पैसों में खेल रहा था। वो दिन दुनी रात चौगुनी